हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियोस में हमने इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी एंड कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तक की थ्योरी डिस्कस की थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इस बार हम इस थ्योरी तक है जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं जो आपके लिए सीबीएसई में, नीट में, आईआईटी जेईई मेंस एंड एडवांस वगैरह में यूज़फुल हो सकती है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि काफ़ी ईजी क्वेश्चन है वो ये है, two identical charged balls are suspended by strings of equal length. Two identical charged balls are suspended by strings of equal length and let the charge on each metallic ball be Q and Q. Let the angle between the strings be 2 theta. Now we draw a vertical line which is actually the angle bisector. Let it is theta and theta. The whole angle is 2 theta between the strings. Now they are separated by distance small r. The separation between the balls is small r. Now if the whole arrangement is immersed into a liquid of dielectric constant epsilon r, the angle between the string remains the same. What is the dielectric constant of the string? Given two identical charged balls, let the angle between the two balls is theta. Now if the whole arrangement is dipped into a liquid of dielectric constant or absolute electrical permittivity, dielectric constant equals to epsilon r, the angle between the strings remains the same. Find the dielectric constant epsilon r. आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फाइंड करना है गिवन डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉल्स, रो मटेरियल, दैट इज 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड दैट इज 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूँ। दो आइडेंटिकल बॉल्स है और चार्ज ऑन द बॉल्स इज ऑल्सो सेम एंड द एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग्स इन इक्विलिब्रियम इज 2 थीटा. नाउ इफ द होल अरेंजमेंट इज dipped inside a liquid of dielectric constant epsilon r, then the angle remains the same. What is the dielectric constant of the liquid material? Epsilon r, given density of the material of the balls 1.6 gram per centimeter cube and material density of the liquid 0.8 gram per centimeter cube. इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। अब हम डिस्कस करते हैं हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सबसे पहले बॉल्स इक्विलिब्रियम में है और स्ट्रिंग के अंदर टेंशन T है, T विद टेंशन टी ये वाला टेंशन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन O पे
और ये वाला टेंशन बॉल के ऊपर। इस लेफ्ट साइड की बॉल के इक्विलिब्रियम को अगर डिस्कस करें तो इसके ऊपर जो लगने वाले फोर्स हैं, एक तो इसका वेट W इक्वल्स टू mg, एक दोनों बॉलों के बीच के डिस्टेंस r है, तो इस पर एक फोर्स ऑफ रिपल्शन, कूलम्ब फोर्स ऑफ रिपल्शन, दैट इज F kq²/r², और इसकी डायरेक्शन है जो इस लाइन के अलॉन्ग होगी। इसके बाद इस t के अगर हम कंपोनेंट कर लें तो इस लाइन को मैं इस एक्सपांड कर देता हूँ, क्योंकि ये वाली लाइन वर्टिकल लाइन और ये भी वर्टिकल लाइन है, दोनों के बीच में ये दोनों वर्टिकल लाइन पैरेलल लाइंस है, तो ये एंगल थीटा तो अल्टरनेटिव एंगल होने से ये भी थीटा होगा। अब इस t के हम कंपोनेंट्स करेंगे, इट इज़ द वर्टिकल कंपोनेंट t cos थीटा एंड इट इज़ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट t sin थीटा। नाउ सिंस बॉल्स आर इन इक्विलिब्रियम, सो फॉर equilibrium of the left ball, for equilibrium of balls t sin theta is counterbalanced by F, it is equation first, and t cos theta is counterbalanced by its weight mg. Now dividing equation 1 by equation 2, that is t sin theta upon t cos theta, that is F by mg. T से t cancel, implies tangent theta equals to F upon mg. इनके बीच का एंगल का टेंजेंट थीटा F upon mg से दिया जाएगा। Now the whole arrangement is dipped into a liquid of dielectric constant. तो अगर हम ये मान लें कि जो इस पूरे अरेंजमेंट में को एक लिक्विड में डुबो दिया गया है, तो उस केस में लेट एंगल भी चेंज हो जाता है और टेंशन भी चेंज हो जाता है। लेट इट बिकम्स t डैश एंड लेट फोर्स बिकम्स F डैश। और लिक्विड में डुबोने के बाद इस बॉल के ऊपर एक बाइंड फोर्स, एक्स्ट्रा फोर्स और लगेगा, दैट इज द बाइंड फोर्स BF, बाइंड फोर्स ऑफ बायंसी या बाइंड फोर्स BUOYANT, बाइंड फोर्स। नाउ अगेन द बॉल्स आर इन इक्विलिब्रियम, बॉल्स अगेन इक्विलिब्रियम में है, लेट एंगल ऑल्सो बिकम्स थीटा डैश। नाउ एंगल बिकम्स थीटा डैश, लेट थीटा डैश। नाउ अगेन when immersed into liquid, then for equilibrium of ball, t dash cos theta dash plus bind force equals to mg and t dash sin theta dash equals to F dash, new force F dash, Now it is equation 3 and it is equation 4. From equation 3, t dash cos theta dash equals to mg minus bind force, और t dash cos theta dash equals to mg weight of the ball। लेट इस बॉल का वॉल्यूम v है, तो m को लिखूंगा मैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉल, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी दैट इज द मास इंटू g माइनस बाइंड फोर्स होता है वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। उस लिक्विड को डुबाने के बाद जितना लिक्विड वो डिस्प्लेस करती है उसके वेट के बराबर, तो बॉल अपने वॉल्यूम के बराबर वो लिक्विड को डिस्प्लेस करेगी, तो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस इट इज ऑल्सो v, एंड व्हेन वी मल्टीप्लाई इट बाय रो लिक्विड, इट इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड,
in which the whole arrangement is immersed into G. It means T dash cos theta dash equals to V rho m minus rho L into Z. At equation 5th. Now dividing equation 4 by equation 5th. T dash sin theta dash divided by T dash cos theta dash equals to f dash upon V rho material minus rho liquid. Now we know that f dash equals to f upon epsilon r. जब बॉल्स के बीच में लिक्विड आ जाता है तो फोर्स विल बिकम एफ डैश इक्वल्स टू एफ अपॉन एप्सिलॉन आर, 1 upon epsilon r times the force, previous force, when the medium was vacuum or air. Medium, when no medium was present, that is vacuum, or air was present. Now t dash cancel हो जाएंगे, tangent theta dash f dash equals to f upon epsilon r, V volume of the ball, rho material minus rho liquid, it is the density of liquid. Now given the angle between the string doesn't change. When we dip the whole arrangement into a liquid of the electric constant epsilon r, then the angle between them doesn't change. It means theta dash equals to theta. So from previous equation, f upon mg equals to f upon epsilon r v rho m minus rho l. पहले वाली जो इक्वेशन थी टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू एफ अपॉन एम जी थी, और चूंकि एंगल चेंज नहीं हो रहा है तो ये टेंजेंट थी, वो पहले वाला टेंजेंट थीटा और ये वाला टेंजेंट थीटा डैश, ये दोनों सेम रहेंगे. नाउ एफ से एफ कैंसिल हो जाएंगे. एफ से एफ कैंसिल होने के बाद एम जी इक्वल्स टू हो जाएगा एप्सिलॉन आर वी रो मटेरियल माइनस रो लिक्विड इंटू जी, एप्सिलॉन इंटू जी, सॉरी यहाँ जी भी आएगा, जी इज मिसिंग. Now mass of the ball, that is the volume of ball, into density of the liquid material of the ball into Z equals to epsilon r v rho material minus rho liquid into G. G से G कैंसिल, V से V कैंसिल. epsilon r equals to हो गया rho m upon rho m minus rho l. Now rho m equals to 1.6 gram per centimeter cube and rho l equals to 0.8 gram per centimeter cube. That is 1.6 gram per centimeter cube. It is 1.6 minus 0.8, that is 2, implies epsilon r equals to 2. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन r इक्वल्स टू इस केस में 2 रहेगा. ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आईआईटी में प्रीवियसली पूछा गया है. इसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2, that is also an important question in which 2 players are given. Question 2. 2 metallic plates are given. Let
the first metallic plate be this and the lower metallic plate be this. It is positively charged. And it is negatively charged. ये मेटलिक प्लेट्स दी हुई है, इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है। और लेट ये इसको हम एक्स एक्सिस मान लेते हैं और ये वाई एक्सिस। अब एक माइनस क्यू चार्ज, एक्स एक्सिस ये ओरिजिन हो गया। अब एक माइनस क्यू चार्ज इस लाइन के अलोंग है जो एंटर होता है, माइनस क्यू चार्ज। माइनस क्यू चार्ज एंटर होने के बाद चूंकि इस प्लेट और इस प्लेट के बीच में एक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू negative plate. A field exists between the plates. अब इस फील्ड की प्रेजेंस के कारण इस माइनस क्यू चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगेगा। फोर्स वेक्टर F इक्वल्स टू माइनस क्यू इंटू वेक्टर E। ई की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, यानी नेगेटिव वाई की डायरेक्शन में, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस क्यू ई इज द मैग्नीट्यूड और वेक्टर ई की डायरेक्शन माइनस जे की है, तो माइनस माइनस प्लस दैट इज क्यू ई जे के। इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा दैट इज क्यू ई जे के। और फोर्स को हम न्यूटन सेकंड लॉ से लिख सकते हैं मास इनटू एक्सीलरेशन, और वो एक्सीलरेशन चूंकि फोर्स जे के यानी पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, इट इज द पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, तो एक्सीलरेशन भी है जो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में लगेगा। तो एम ए वाई वेक्टर ए वाई दैट इज क्यू ई जे के implies ए वाई इक्वल्स टू क्यू ई बाई एम जे के। इट मीन्स इसके ऊपर है जो एक एक्सीलरेशन डेवलप हो जाएगा जो वाई एक्सिस के अलोंग होगा। अब ये वाला माइनस क्यू चार्ज वी एक्स वेलोसिटी से एंटर हो रहा है, इट इज एंटरिंग विद वी एक्स मीटर पर सेकंड, वी एक्स मीटर पर सेकंड से एंटर हो रहा है। वी एक्स मीटर एंटर पर हो रहा है और उसमें वाई एक्सिस के अलोंग एक्सीलरेशन है, तो उसकी मोशन पैराबोलिक मोशन होगी और वाई डायरेक्शन में चूंकि उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है तो धीरे धीरे वाई डायरेक्शन की ओर टर्न होना स्टार्ट होगा, और जब वो निकलेगा पैराबोलिक मोशन करता हुआ तो उस जगह टेंजेंट के अलोंग निकलने की, क्योंकि इस बार कंटिन्यूसली जब तक वो प्लेट्स के बीच में उसकी कंटिन्यूसली डायरेक्शन चेंज हो रही है, लेकिन जब वो प्लेट से आउट ऑफ फील्ड जब चला जाएगा तो यहाँ जो टेंजेंट की डायरेक्शन रहेगी फिर वो उसी डायरेक्शन के अलोंग चला जाएगा। और लेट प्लेट की जो लेंथ दे रखी है वो x इक्वल्स टू एल दे रखी है, और इट इज द वर्टिकल डिफ्लेक्शन y, एंड इट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर s। डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक प्लेट से बाहर निकलते समय उसका डिस्प्लेसमेंट। नाउ वी नो दैट the motion is 2D. Motion is 2D motion. Motion 2D motion है, parabolic motion. Parabolic motion. क्योंकि वो एंटर एक्स एक्सिस के अलाउ हुआ, लेकिन उसके ऊपर फोर्स है जो वाई डायरेक्शन में लग रहा था, तो थीटा एंगल पर फोर्स लगने पर उसकी मोशन पैराबोलिक हो जाती है। Now motion is 2D motion. Now using x component
of the equation vector s equals to vector u into t plus half vector a into t स्क्वायर। 2D इक्वेशंस हमने क्लास 11 में डिस्कस की थी। ये इक्वेशन 2D मोशन के लिए है और एक्सीलरेशन जब कांस्टेंट हो, व्हेन एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर 2D मोशन। और इस इक्वेशन का x कंपोनेंट दिया जाएगा x इक्वल्स टू वी नॉट एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। इट इज द x कंपोनेंट ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन की x कंपोनेंट है। अब इस क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं हम। x कंपोनेंट यहां से यहां तक की मोशन, जब वो प्लेट से बाहर निकल रहा है उस तक की मोशन के लिए इक्वेशन अगर मैं अप्लाई करता हूं x कंपोनेंट, तो x इक्वल्स टू l प्लस l, x इक्वल्स टू प्लस l। आपका पार्टिकल यहाँ से एंटर हुआ, पैराबोलिक मोशन करता हुआ यहाँ, और यहाँ टेंजेंट के लॉन्ग चला गया, और ये मोशन 2D मोशन थी। उसका x कंपोनेंट ये, x कंपोनेंट के लिए उसके डिस्प्लेसमेंट का x कंपोनेंट, x इज द x कंपोनेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर s। तो वेक्टर s ही है, उसका x कंपोनेंट ये है और y कंपोनेंट ये है। तो अपन x के लिए काम कर रहे हैं, तो x इक्वल्स टू प्लस l एंड v naught x that is vx, small t equals to t, ax is 0 because there is no acceleration along x direction में कोई acceleration नहीं है। और let t be the time taken from O to this point when it comes out of the plates, x equals to 0. Putting all these values we get L equals to Vx into t. This term becomes 0 because Ax equals to 0. Implies t equals to L upon Vx. L upon Vx. Now using y component. Now using y component of the given equation in 2D for constant acceleration, इस equation का y component y equals to v naught y t plus half a y t square. Now put y, put now put v naught y is 0। इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट चूंकि हॉरिजॉन्टली एंटर हुआ था तो उसका y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी नहीं थी, y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0। नाउ ay y डायरेक्शन में उसका एक्सीलरेशन है, दैट इज QE/m, एंड t इक्वल्स टू t। और गलत समझ उसकी वेलोसिटी t इक्वल्स टू t। ये वैल्यूज अगर मैं पुट करूं, ये वैल्यूज अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूं तो y इक्वल्स टू v नॉट y 0, ये टर्म 0 हो जाएगी, प्लस हाफ ay इज QE/m एंड t का स्क्वायर, t इज L अपॉन Vx स्क्वायर, L अपॉन Vx का square. So we get the deflection in vertical direction, that is QEL square 2m Vx square, 2m Vx square. It will be deflection in y direction. इसी इक्वेशन में अगर हम
इसकी प्लेट की लेंथ को अगर मैं x ही रखूं तो इट इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y। इफ l, इस इक्वेशन में l के प्लेस पे अगर मैं x पुट करता हूं, इफ l इक्वल्स टू x देन y इक्वल्स टू QEx स्क्वायर 2mVx स्क्वायर। x स्क्वायर के लिए सॉल्व करने पर x स्क्वायर इक्वल्स टू 2mVx स्क्वायर y अपॉन QE, और टू कांस्टेंट m कांस्टेंट Vx that is the horizontal velocity, that is also constant q, again q constant, E constant, implies x square equals to ky, it is equation of parabola, equation of parabola, यानी प्लेट्स के बीच में उसकी मोशन पैराबोलिक इक्वेशन होगी। अब इसके अंदर है जो कभी कभी क्वेश्चन आता है उसके अंदर वैल्यूज पुट करनी होती है और उसके आंसर निकालने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में डिस्कस करूंगा क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3, हमें चार्ज रॉड दी गई है, गिवन ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड of length equals to L and charge on rod is capital Q. Now find force on charge small q placed small d distance away, distance away from the charge as shown in figure, as shown in figure। इसका फिगर बना देता हूं मैं। लेट हमारे पास ये चार्ज रॉड है, पॉजिटिवली चार्ज रॉड, इसकी लेंथ L है और इस पे चार्ज Q है। इससे इसके इस वाले एंड से स्मॉल d डिस्टेंस, स्मॉल d डिस्टेंस पे एक Q चार्ज पड़ा हुआ है, Q चार्ज पड़ा हुआ है। इस पे फोर्स फाइंड करना है। इस गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से आपको फोर्स फाइंड करना है। हम इसको O पॉइंट मान लेते हैं और इसको लेट x एक्सिस मान लेते हैं। Let it be the x-axis and it be the y-axis. Now we select a small element of width dx। मैंने एक एलिमेंट सेलेक्ट किया है, इसकी width dx है, dx, और उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस x है, ओरिजिन से डिस्टेंस x है और ये वाला जो एलिमेंट है वो dx है। अब इस dx एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज है उसके कारण मैं सबसे पहले इसके ऊपर फोर्स फाइंड करूंगा, फोर्स फाइंड करूंगा। लेट फोर्स ऑन small q due to the charge on element, charge on element। इस एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज है
लेट डी क्यू चार्ज हम मान लेंगे, उसके कारण है जो इस क्यू चार्ज के ऊपर फोर्स, तो ये फोर्स हो जाएगा डी एफ इक्वल्स टू Q into D. D is the electric field intensity. D is the electric field intensity due to this charge on this small element. Small element के कारण यहाँ electric field intensity, और electric field intensity को multiply कर देंगे small q से तो force आ जाएगा. Now dF equals to Q dE. D equals to K dQ अपॉन यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर. बट डी क्यू चार्ज ऑन एलिमेंट दैट इज क्यू बाई एल, पर यूनिट लेंथ का चार्ज इंटू लेंथ ऑफ द एलिमेंट. डी क्यू इक्वल्स टू क्यू बाई एल इंटू डी एक्स implies df equals to k q dq. dq is q dx l x square. now इसको और फर्दर सॉल्व करें हम, k स्मॉल q कैपिटल q l x की पावर माइनस 2 dx, it is df. now we will integrate. इस टाइप के एलिमेंट हम यहाँ से लेना स्टार्ट करेंगे, यहाँ 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 से यहाँ तक हम छोटे छोटे स्मॉल एलिमेंट लेंगे, और उनके कारण जितने भी फोर्स बनते हैं उन सबका हम जो वेक्टर सम करेंगे. चूँकि डायरेक्शन ऑफ फोर्स की इस चार्ज के ऊपर इसी और है तो उनका एल्जेब्रिक सम करेंगे. और एल्जेब्रिक सम मतलब चूँकि ये कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इट मीन्स इंटीग्रेटिंग द गिवन टर्म विल गिव द आंसर. इन इस टर्म को हम प्रॉपर लिमिट्स के बीच में इंटीग्रेट करेंगे. तो इंटीग्रेशन की लिमिट्स में डाल के बताता हूँ आपको कि इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या रहेगी. इंटीग्रेट कर रहे हैं हम इसको, इंटीग्रल डी एफ दैट इज एफ के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू एल. इंटीग्रेशन की लिमिट, फर्स्ट एलिमेंट बनना स्टार्ट होगा यहाँ, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ इनफाइनाइट एलिमेंट्स यहाँ से यहाँ तक बनेंगे स्मॉल डी एक्स विड्थ के. सो इंटीग्रेशन की लिमिट रहेगी डी टू डी प्लस एल. लास्ट एलिमेंट यहाँ उसकी डिस्टेंस ओ से हो जाएगी डी प्लस एल, और फर्स्ट एलिमेंट यहाँ डी डिस्टेंस पे. तो इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट स्मॉल डी और अपर लिमिट डी प्लस एल. नाउ एक्स की पावर माइनस 2 डी एक्स. तो f इक्वल्स टू के स्मॉल q कैपिटल Q l x की पावर माइनस 2 प्लस 1 लोअर लिमिट अपर लिमिट d प्लस एल. नाउ f इक्वल्स टू के स्मॉल q कैपिटल Q बाई l, इट इज माइनस 1 बाई x लोअर लिमिट अपर लिमिट. नाउ f इक्वल्स टू के स्मॉल q कैपिटल Q l माइनस 1 अपॉन डी प्लस एल. एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर माइनस लगा के एक बार लोअर लिमिट. अब इसको फर्दर हम और सॉल्व कर लेते हैं. एफ इक्वल्स टू के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाई एल 1 बाई डी माइनस 1 अपॉन डी प्लस एल. नाउ के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू एल, एलसीएम लेंगे डी प्लस एल. नाउ डी प्लस एल माइनस डी, दैट इज के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, डी से डी कैंसिल, एल अपॉन एल डी प्लस एल. इस एल से ये एल कैंसिल, इट इज के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू डी अपॉन डी इंटू डी प्लस एल. ये आपका आंसर होगा. इट इज द फोर्स. इतना फोर्स इसके ऊपर
लगेगा। इसके बाद मैं एक थ्योरी और डिस्कस करूँगा। दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, given a long charge distribution, given a long charge distribution, straight linear charge distribution, long, and charge is uniformly distributed, charge उसके ऊपर uniformly distributed है, it is the long charge, let its length be capital L, इसकी लेंथ कैपिटल L है और इस पे चार्ज Q है। चार्ज इक्वल्स टू कैपिटल Q, लेंथ इक्वल्स टू कैपिटल L, और स्ट्रेट लॉन्ग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्मली चार्ज। P पॉइंट पे आपको फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। वी हैव टू कैलकुलेट द फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। Now draw a perpendicular onto the given charge distribution and join the ends of the wire from point P. ये वाला एंगल above the line है और ये वाला एंगल बिलो द लाइन है। ये वाला एंगल हो गया φ1, ये हो गया -φ2, और लेट ये पॉइंट O और यहाँ से O से P तक की डिस्टेंस स्मॉल r। अब हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। फाइंड वेक्टर E एट P। इस गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण हमें इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। लेट दिस डायरेक्शन बी x एक्सिस, ये x एक्सिस है और ये डायरेक्शन है जो y एक्सिस है। सबसे पहले हम एक एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ एक एलिमेंट सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक का, उसकी लेंथ लेट dy, इस एलिमेंट की लेंथ जो है वो dy है, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक, और O से इस एलिमेंट की डिस्टेंस लेट y है, y, इस एलिमेंट की डिस्टेंस, ये आपने एलिमेंट सेलेक्ट किया है, y डिस्टेंस पे एलिमेंट है और इस एलिमेंट की विड्थ dy है। उस एलिमेंट्स के दोनों एंड्स को हम P से ज्वाइन करते हैं। लेट ये वाली लाइन इस ओरिजेंटल लाइन के साथ एंगल बनाती है थीटा, और ये वाला एंगल डी थीटा। वाई एक्सिस वाली लाइन को मैं पीछे की ओर एक्सटेंड कर रहा हूँ। नाउ इस एलिमेंट, ये एलिमेंट इतना स्मॉल एलिमेंट है, इसको पॉइंट चार्ज ले सकते हैं हम। इस एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज है उसके कारण P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस लाइन के अलॉन्ग होगी। लेट इट बी DE, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज ऑन द एलिमेंट, इस एलिमेंट के कारण। और क्योंकि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, इट इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल। नाउ मेकिंग द कंपोनेंट्स, D का x डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा D cos थीटा, और y डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा DE sin थीटा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस P पॉइंट पे वेक्टर E, उसके दो कंपोनेंट होंगे D cos थीटा एंड D sin थीटा। तो हम दोनों कंपोनेंट्स को, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के दोनों कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के दोनों कंपोनेंट्स जो कि x एक्सिस के अलोंग है और y एक्सिस के अलोंग है, उनको फाइंड करेंगे। तो हियर यहाँ हमने एक छोटा एलिमेंट लिया है
उसके कारण है जो इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी बन रही है इस डायरेक्शन में, उसका एक्स कंपोनेंट बन रहा है इस डायरेक्शन में। इसके बाद ऐसे एलिमेंट्स और भी लिए जा सकते हैं, यहाँ लिया जा सकता है, 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 और सबके इस टाइप से हम कंपोनेंट्स करेंगे, उसके कॉस थीटा वाले कंपोनेंट और साइन थीटा वाले कंपोनेंट्स, और उनके सब एक्स कंपोनेंट्स का सम जो कि कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इंटीग्रल से उनका सम इंटीग्रेशन से शो होगा। तो ई एक्स नेट इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी का एक्स कंपोनेंट इज गिवन बाय इंटीग्रल डीई कॉस थीटा, और इंटीग्रेशन की लिमिट्स रहेगी -π/2, बिलो द लाइन एंगल है -π/2, और इट इज द अबव द लाइन एंगल φ1, इट इज द एक्स कंपोनेंट, इट इज एक्स कंपोनेंट ऑफ द नेट इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी। जितने भी डी कॉस थीटा कंपोनेंट्स इन छोटे एलिमेंट्स के कारण एक्स डायरेक्शन में जो भी कंपोनेंट्स बन सकते हैं उन सब का सम, जिसको हम इंटीग्रेशन से इस इंटीग्रेशन से शो कर सकते हैं क्योंकि ये कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। नाउ डीई इस एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज है dq चार्ज, उसके कारण इस पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड दैट इज डी, दैट इज के dq, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, तो ये हो जाएगी आपके r² प्लस y² का रूट और उसका स्क्वायर। ये पॉइंट चार्ज का एक ट्रीट होगा, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी kq/r² होती है, लेकिन q की जगह हम dq लेंगे क्योंकि इस एलिमेंट के ऊपर चार्ज dq है। नाउ इट इज k dq r² प्लस y² only. Now dq, but dq charge on element that is q/l into dy, q/l into dy, q/l charge per unit length of the given linear charge distribution और line charge on per unit length of the given wire, इसको आप वायर भी मान सकते हैं, thin wire, तो q/l into dy, dy is the length of this element. Now putting this value in the given equation, k dq q/l dy r² प्लस y², इट इज l, और d की ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करनी है हमको, d की ये वैल्यू इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे, तो Ex हो जाएगा -π/2 to +π1 dE, that is kq l dy r² प्लस y² cos थीटा। अब इस वाले ट्राइंगल से टेंजेंट थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं हम y/r, बट tan थीटा इक्वल्स टू y/r। इस वाले ट्राइंगल से टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू लिख सकते हैं हम y/r, इम्प्लाइज y इक्वल्स टू हो जाएगा r tan थीटा, y इक्वल्स टू r टेंजेंट थीटा। y इक्वल्स टू r tan थीटा। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, dy/d थीटा, dy/d थीटा दैट इज r tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec² थीटा इम्प्लाइज dy इक्वल्स टू r sec² थीटा d थीटा। dy की ये वैल्यू हम इस जगह पुट करेंगे, तो Ex इक्वल्स टू -π/2 φ1 kq l dy r sec² थीटा d थीटा cos थीटा r² प्लस y² एंड y इक्वल्स टू r tan थीटा, y² ये y² है, y की जगह r tan थीटा का स्क्वायर, r² tan² थीटा। नाउ
के क्यू बाई एल को बाहर निकाल लें हम, -π/2 to φ1 r sec स्क्वायर थीटा d थीटा cos थीटा, r स्क्वायर को कॉमन ले लें, ब्रैकेट में बचेगा 1, r स्क्वायर को नीचे अपॉन में कॉमन लेने पर ब्रैकेट में बचेगा 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज अगेन sec स्क्वायर थीटा, दैट इज sec स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा से sec स्क्वायर थीटा इस r से स्क्वायर कैंसिल, तो फाइनल एक्सप्रेशन जो हमारे पास बचता है के क्यू एल, और r को भी हम बाहर निकाल लेंगे इंटीग्रेशन से, -π/2 φ1 और इट इज cos थीटा d थीटा। अब हमारा इंटीग्रेशन है जो थोड़ा इजी हो गया है। इस स्टेप के बाद के क्यू बाई एल आर कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, और लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट φ1, इसके बाद के क्यू बाई एल आर ब्रैकेट में एक बार अपर लिमिट साइन φ1 माइनस साइन इस थीटा की जगह -π2। हमको पता है साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। सो फाइनल रिजल्ट हमारा जो होगा, वो हो जाएगा के क्यू बाई एल आर साइन φ1 और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस, तो प्लस साइन φ2। ये हमारा रिजल्ट रहेगा। इट इज द एक्स कंपोनेंट ऑफ द नेट फील्ड इंटेंसिटी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्स कंपोनेंट के लिए ये एक्सप्रेशन है। सिमिलरली हमको वाई कंपोनेंट भी फाइंड करना है। वाई कंपोनेंट, तो वाई कंपोनेंट इज गिवन बाय that is ey इंटीग्रल -π2 to φ1 d sin थीटा, d की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, d की वैल्यू हो जाएगी dq r स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एंड साइन थीटा। अब dq की वैल्यू, dq हो जाएगा -π/2 प्लस φ1 के, dq हो जाएगा q/l इंटू dy, dq इक्वल टू q/l पर यूनिट लेंथ चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑन वायर, और dy इज द लेंथ ऑफ वायर, एंड साइन थीटा एंड r स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन में रहेगा। इसके बाद ये q/l इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे, के क्यू बाई एल, और dy की जगह हम ले सकते हैं r sec स्क्वायर थीटा, जैसा कि पिछली बार किया था, r sec स्क्वायर थीटा d थीटा एंड साइन थीटा एंड r स्क्वायर प्लस y इक्वल्स टू r tan थीटा। तो r tan थीटा तो r स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, और इंटीग्रेशन की लिमिट्स -π2 to प्लस φ1, ये के क्यू बाई एल। इसके बाद r स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 1 + tan स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, r से r स्क्वायर कॉमन आया उसका स्क्वायर कट जाएगा, तो और वो बाहर भी आ जाएगा, के क्यू बाई एल आर -π2 φ1 साइन थीटा
डी थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा के क्यू बाई एल आर माइनस कॉस थीटा और माइनस पाई टू लोअर लिमिट माइनस पाई टू अपर लिमिट प्लस पाई वन। इसके बाद फाइनल एक्सप्रेशन के लिए अपर लिमिट और लोअर लिमिट को पुट करेंगे हम। दैट इज ई वाई इक्वल्स टू के क्यू अपॉन एल आर। इस थीटा की जगह अपर लिमिट माइनस कॉस वाई वन माइनस कॉस इस थीटा की जगह लोअर लिमिट माइनस पाई टू नाउ की क्यू बाई एल आर कॉस माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा और माइनस माइनस प्लस, तो इट विल बी कॉस फाई टू माइनस कॉस फाई वन। इट इज द वाई कॉम्पोनेंट। इस टाइप से हम सेपरेटली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के एक्स कॉम्पोनेंट एंड वाई कॉम्पोनेंट फाइंड कर सकते हैं। अगर आपका ये लॉन्ग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, इनफाइनाइट और लॉन्ग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन उस केस में माना जाएगा जब पी पॉइंट इस गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के क्लोज हो। तो फॉर इनफाइनाइट और लॉन्ग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर इनफाइनाइट और लॉन्ग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जब ये लॉन्ग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी बड़ा चार्ज अगर है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी पी पॉइंट अगर इस गिवन चार्ज के बहुत ज़्यादा क्लोज हो, तो ऐसे केसेस में अगर पी पॉइंट क्लोज है तो इस एंड को अगर पी से मिला है तो ये वाला एंगल है जो नियरली 90 होगा और ये वाला एंड बी है जो नियरली 90 होगा। यहाँ से यहाँ तक का एंगल, यहाँ से यहाँ तक है। ये ठीक उसी टाइप का मैटर है जैसे एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को अगर आप दूर से देखते हो, अगर मतलब आपका पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज वेरी फार ऑफ पॉइंट, उस बिल्डिंग से बहुत दूर है, तो उस केस में बिल्डिंग को छोटी दिखाई देती है, यानी आपके पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के रेस्पेक्ट में उसकी लेंथ है जो इनफाइनाइट नहीं है, वो दैट इज नॉट लॉन्ग, दैट इज वेरी स्मॉल एक्चुअली। लेकिन अगर उसी बिल्डिंग के नीचे, जस्ट नीचे अगर आके देखें, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज वेरी क्लोज टू द बिल्डिंग, तो उस केस में हमको हेड को बहुत वर्टिकल करना पड़ता है। तो ऐसे केसेस में हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ हमारी जो लाइन ऑफ साइट है, जो अपर पॉइंट बिल्डिंग के टॉप पॉइंट से होती है, वो ऑलमोस्ट 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो इट मीन्स अगर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन या पॉइंट पी लाइज वेरी क्लोज टू द गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इन दैट केस phi 1 and phi 2 will be nearly 90 degree. So for infinite or long charge distribution, phi 1 nearly equals to phi 2 and both are nearly equals to pi by 2 or 90 degree. Pi by 2 or 90 degree. So in that case, Ex x component जो है kq by lr, kq by lr, sin 90 plus sin 90, that is 1 plus 1, that is 2 into 2, so that is 2 kq lr, but q by l उसको आप लैम्डा भी ले सकते हैं, q by l को आप लैम्डा ले सकते हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो that is 2k lambda by r implies Ex equals to 2k lambda by r, where lambda is linear charge density। और एक ऐसा केस हम डिराइव, मतलब उसका x कंपोनेंट इनफाइनाइट वाले केस के अंदर जो 2k lambda by r हो जाएगा। और y कंपोनेंट की बात करें तो चूंकि phi 1 और phi 2 90 है, तो cos 90 that is 0, cos phi 2 that is again cos 90, again 0, तो 0 minus 0 0, that is Ey equals to 0। In that case Ey equals to 0 लॉन्ग वाले मैटर में, and Ey equals to 0, the same reason phi 1 nearly equals to phi 2, that is pi by 2 equals to 90 degree। एक फॉर्मूला मैं और ड्राइव करना चाहूँगा, एक क्वेश्चन समझ लीजिए आप उसको। हमारे पास एक गिवन एन आर्क, हमको एक आर्क दी हुई है,
charge is distributed over an arc की रेडियस r है, और जिस सर्कल का ये पार्ट है उसका सेंटर O है, इट इज एन आर्क, और इसके ऊपर चार्ज ऑन आर्क इक्वल्स टू Q, रेडियस इक्वल्स टू R। अब इसके कारण इस आर्क जो कि फाई एंगल बना रही है, इट इज द फाई, अपने सेंटर पर फाई एंगल बना रही है, इस आर्क के ऊपर जो चार्ज है उसके कारण O पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। फाइंड वेक्टर E एट O ड्यू टू गिवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के गिवन डिस्ट्रीब्यूशन के कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, कि ये जो एंगल है फाई, उसका एक एंगल बाइसेक्टर बनाएंगे हम। एंगल बाइसेक्टर, लेट इट इज द एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर, यहां से यहां तक का एंगल, यहां से यहां तक का एंगल हो गया -5/2, -5/2, और यहां से यहां तक का एंगल हो गया +5/2। टोटल एंगल फाई, उसमें ये वाला एंगल जो है -5/2, इट इज सिंस इट इज द एंगल बाइसेक्टर, ये इनके बीच के एंगल को बाइसेक्ट करता है, तो ये बिलो द लाइन होने से -5/2 या अबव द लाइन होने से +5/2। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। तो आपको इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको फाइंड करनी है O पॉइंट पर, ये एंगल बाइसेक्टर, और लेट आप इसको x एक्सिस मान लें, इट इज x डैश। नाउ एक छोटा सा एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे हम, यहाँ से यहाँ तक का एक एलिमेंट जिसकी लेंथ में dl लूंगा, dl लेंथ का एलिमेंट, और उसके एंड्स को मैं O से ज्वाइन कर रहा हूं, और लेट ये वाला एंगल जो इस छोटे से स्मॉल लेंथ एलिमेंट वेक्टर के एंड्स को O से ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच में जो बनता है वो एंगल लेट d थीटा, और ये वाला एंगल थीटा है, इट इज थीटा, और ये d थीटा। नाउ dq चार्ज ऑन एलिमेंट वो हो जाएगा Q/5। Phi is the total angle subtended by ends of arc at O, center O। Phi इसके ऊपर टोटल चार्ज है और डिवाइडेड बाय पाई, इट मीन्स पर रेडियन जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है अकॉर्डिंग टू पर रेडियन मतलब यहाँ जो एंगल फाई सबटेंड हुआ उसको डिवाइड कर रहे हैं हम, इसका मतलब सेंटर के ऊपर पर रेडियन एंगल सबटेंडेड के करस्पॉन्डिंग यहाँ कितना चार्ज अवेलेबल है हमारे पास, दैट इज Q/5, इट इज Q/5, और चूंकि ये वाला एंगल d थीटा है तो इंटू d थीटा, क्योंकि ये वाली जो आर्क है, ये पूरी ये जो आर्क के ऊपर चार्ज था कैपिटल Q, और वो एंगल सबटेंड करती थी ये फाई इस O सेंटर पर, तो पर रेडियन जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज Q/5,
सो ये जो लेंथ है एलिमेंट की लेंथ वो डी थीटा एंगल सबटेंड कर रही, तो डी थीटा के करस्पॉन्डिंग इसके ऊपर है जो चार्ज कितना होगा वो इस इक्वेशन से दिया जाएगा, क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसकी वजह से इस और होगी, एलिमेंट के ऊपर जो लेंथ एलिमेंट वेक्टर है उसके ऊपर जो चार्ज उसके कारण फील्ड इंटेंसिटी इस और होगी, और ये एंगल थीटा है। अब हमें जो कंपोनेंट करेंगे डी के, तो डी का कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग हो जाएगा डी कॉस थीटा, और एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दैट इज वाई डायरेक्शन में इट इज डी साइन थीटा। इस टाइप से और भी एलिमेंट्स लिए जा सकते हैं, यहाँ 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 यहाँ, और हर एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी फाइंड करेंगे, उसके एक्स कंपोनेंट फाइंड करेंगे, वाई कंपोनेंट फाइंड करेंगे। और अगर हम एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट फाइंड करना चाहें पूरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण नेट फील्ड इंटेंसिटी जो बनती है उसके एक्स कंपोनेंट अगर फाइंड करना चाहें दैट इज एक्स कंपोनेंट ऑफ नेट वेक्टर E, that is Ex, it is given by integral minus phi by 2 to plus phi by 2 d cos theta, d cos theta. Now minus phi by 2 प्लस फाइव बाई टू, अब आपने माइनस फाइव बाई टू लिमिट और अपर लिमिट प्लस फाइव बाई टू ली, क्यों ली है? क्योंकि ये जो चूंकि ये एंगल बाइसेक्टर है तो जितने एलिमेंट ऊपर है उतने वैसे के वैसे ही एलिमेंट नीचे भी है, तो एलिमेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो माइनस फाइव बाई टू, यानी इस जगह से फर्स्ट एलिमेंट यहाँ, सेकेंड या थर्ड या फोर्थ या लास्ट एलिमेंट यहाँ, तो माइनस फाइव बाई टू से प्लस फाइव बाई टू तक अगर हम इस टर्म को इंटीग्रेट करेंगे तो आपको एक्स कंपोनेंट ऑफ द नेट इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी मिलेगा। नाउ डी इस चार्ज एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज है उसके कारण फील्ड इंटेंसिटी जो बनती है उसका मैग्नीट्यूड, तो दैट इज के डी क्यू, और रेडियस चूंकि मैंने इस आर्क की कैपिटल आर बताई है, आर स्क्वायर कॉस थीटा। नाउ के डी क्यू इज क्यू बाई फाइव, क्यू बाई फाइव डी थीटा कॉस थीटा, और ये आर स्क्वायर और माइनस फाइव बाई टू प्लस फाइव बाई टू। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं हम, तो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकाल लेंगे, ई एक्स इक्वस टू के क्यू बाई फाइव आर स्क्वायर, के क्यू बाई फाइव आर स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा एंड माइनस फाइव बाई टू टू प्लस फाइव बाई टू। नाउ के क्यू फाइव आर स्क्वायर फाइव बाई टू, सॉरी इट इज फाइव बाई टू, इट इज प्लस फाइव बाई, इट इज प्लस फाइव बाई टू, प्लस फाइव बाई टू। नाउ कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, इट इज द लोअर लिमिट, it is the upper limit. Now kq by phi r square sin phi by 2 minus sin minus phi by 2 sin minus phi by 2, इसको सॉल्व करेंगे के क्यू फाइव आर स्क्वायर साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस, so that is 2 sin
5/2। तो x कंपोनेंट जो दिया जा रहा है EX दैट इज KQ phi r² और 2 को साथ ले लें हम 2KQ sin 5/2। इट इज द x component। अगर हम y component की बात करें, y component की अगर हम बात करें तो y component दिया जाएगा EY दैट इज y डायरेक्शन, यानी ये x एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो y कंपोनेंट्स हैं वो है d sin थीटा, और d sin थीटा टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे -5/2 + 5/2 DE sin थीटा। नाउ d -5/2 + 5/2 dH k dq r² sin थीटा। नाउ k dq is q/5 d theta sin theta and r², and it is -5/2 + 5/2। अगर हम इसको सॉल्व करें इस टर्म को, तो ये हो जाएगा KQ phi r² -5/2 + 5/2 sin थीटा d थीटा। sin थीटा का इंटीग्रेशन cos थीटा, ये हो जाएगा KQ phi r² -cos थीटा और -5/2 + 5/2। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। KQ by phi r² minus cos 5/2 minus cos थीटा की जगह -5/2 ऐसे, दैट इज KQ phi r² cos minus theta cos theta minus plus cos 5/2 minus cos 5/2, that is 0। cos 5/2 minus cos 5/2, it means y component is 0 और x component is given by the previous term, that is KQ phi r²। x component जो मैंने यहाँ लिखी थी twice KQ sin 5/2 upon phi r²। x component, y component will be absent, और y component absent होना भी चाहिए क्योंकि थीटा एंगल पर आपने यहाँ एक आर्क ली है, थीटा एंगल बिलो द लाइन, बिलो द x एक्सिस थीटा एंगल पे हम दूसरी आर्क ले सकते हैं और वो भी सेंटर पर डी थीटा एंगल बनाएगी। अब इसका कारण भी है जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे इस और होगा, उसका x कंपोनेंट इस डायरेक्शन में और y कंपोनेंट इस डायरेक्शन होगा, y कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे और x कंपोनेंट ऐड अप हो जाएंगे। दैट्स ऑल। थैंक यू।